आप इतिहास के अतीत में जाकर किसी एक ऐसे पात्र को जो हिंदू अपने आप के हिंदू राजा कह के अपने आप को आइडेंटिफाई करने वाला कोई एक पात्र कह सकते हैं क्या? मतलब इतिहास में कितना पीछे इतिहास आप जानना चाहते हैं? जो भी हो, छत्रपति शिवाजी के भी ऊपर भी हम जाएंगे तो हाँ, तो क्या उन्होंने कभी अपने आप को हिंदू कह के संबोधित किया था क्या? तो क्या वो हिंदू पद शाही की बात नहीं करते थे शिवाजी? कहते थे, किंतु यहाँ पे मूलभूत प्रश्न ये है कि उन्होंने उनकी जब जो कॉरोनेशन जो राज्य अभिषेक होने के समय में उन्होंने अपने आप को राजपूत समाज से जोड़ करके उन्होंने अपने राज्य अभिषेक करवाई थी, ना कि उन्होंने तो राज्याभिषेक तो वही क्षत्रियों का ही तो होता था। बिल्कुल, जो भी वो करते थे ना, तो उनको वो क्षत्रिय करके घोषित करके किया जाता था, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिस्टम था कि भाई क्षत्रिय ही शासन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्षत्रिय करेगा के मतलब है कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, बल्कि शासन करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है। हाँ, तो जैसे कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव राय जो है तो वो तो उस तरह से यादव थे। हाँ, तो उनका हुआ हाँ, वंशी थे, कृष्ण भगवान थे, तो उनका हुआ। तो उस तरह से होता था। ये राजा सुहेल देव थे, ये राजभर थे। नहीं, उसके ऊपर भी मैं सुहेल देव या मिहिर भोज, इन सब के पीछे की एक तो ये जितने भी थे ना, ये जो है क्षत्रिय माने जाते थे, चाहे वो किसी भी उससे आए हों, जाति विशेष से आए हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वही माने जाते थे, क्षत्रिय माने जाते थे। मतलब राजपाट सिर्फ क्षत्रिय को ही अधिकार था। ये क्षत्रिय का मतलब है कि वो पहले क्षत्रिय नहीं है। पहले तो वो जैसे वो राजा बन गया तो ठीक है, राजा जब बनेगा तो क्षत्रिय को डिक्लेयर करके और उसका जो है कोरोनेशन सेरेमनी हो जाती थी, राज्याभिषेक हो जाता था। इसमें दूसरा प्रश्न ये है कि आप जब अपने कन्या या वर को जो ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, क्या आप सिर्फ एक हिंदू बोल के कि आप शादी करने की कोशिश करते हैं, या आपकी गोत्र या इस तरीके से आप परिचय दे के आपकी बेटी या बेटी को शादी करने की एक प्रथा रही है? आप यहाँ के शादी की प्रथा तो यहाँ कई तरह की रही है। यहाँ कई तरह के विवाह बताए गए हैं ना, कि तो मैं एक विवाह नहीं बताया गया है यहाँ पर। यहाँ तो मनुष्य स्मृति में कई तरह के विवाह बताए गए। बिल्कुल, उसमें पैशाचिक विवाह भी है, आर्ष विवाह भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कई तरह के विवाह बताए गए हैं, गंधर्व विवाह भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज के वर्तमान समय में अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अरेंज मैरिज में क्या आप सिर्फ हिंदू बता के दूसरी परिवार के साथ संबंध जुटा सकते हैं क्या? क्या वो आपके जो गोत्र या जो भी अन्य डिटेल्स है वो नहीं पूछते? नहीं, गोत्र तो यहाँ पर अनिवार्य बताया गया है। सनातन धर्म में गोत्र जो है अनिवार्य बताया गया है कि एक ही गोत्र में विवाह करना यहाँ वर्जित बताया गया है। तो तीसरी एक गोत्र जो है, आप अलग अलग जाति में विवाह कर सकते हैं, लेकिन एक ही गोत्र में नहीं कर सकते। वो है बिल्कुल है। हाँ। तो मैं दूसरे धर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे कि भाई जिसे एक और जो अंग्रेजी जो नाम लगते हैं, जैसे कि रॉबर्ट नाम होता है, क्रिश्चियन नाम। हाँ। तो क्रिश्चियन रॉबर्ट पटेल कैसे हो सकता है वो, अगर घर वापसी करके? क्योंकि पटेल को एक जो पाटीदार समाज है उसको कहा जाता है। एक और चीज है, रॉबर्ट सिंह हो सकता है क्या? क्या वो क्षत्रिय बन के घर वापसी कर सकता है अपने अनुकूल अनुसार? कि अब तो टाइटल रखने के लिए किसी को मना नहीं किया जा सकता है। अब तो जो हम लोग का जो संविधान है, या तो आपको नाम रखने की इजाजत देता है, आप चाहे जो टाइटल रख लो, उसके लिए कोई मनाही नहीं हो सकती है। उसके लिए उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है। मैं घर वापसी के संदर्भ में इसको जोड़कर हाँ, तो उसको देखा जाएगा ना, भाई घर वापसी करेगा तो कोई ना कोई नाम रखेगा ना वो। तो जो घर वापसी कराएगा वही उसका नामकरण कराएगा और वही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वही मान्य हो जाएगा।
अब हाँ बात ठीक है। अब बात रहे कि उसकी शादी उसमें होगी कि नहीं, जिस समाज के लिए उसको स्वीकार किया गया है, सवाल इसका रोटी उठता है। बेटी, हाँ हाँ रोटी बेटी जो होती है। हाँ, तो वो समाज देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो बाकी फ्री में। बहुत सारे हम हिंदू धर्म में बहुत लोग हैं जो बिना जाति के विवाह करते हैं, पूरा आर्य समाज जो है बिना जाति के ही विवाह करता है। बहुत सारे निरंकारियों में भी हैं जो कि बिना जाति के विवाह करते हैं। हाँ हाँ बंगाल में बिल्कुल। इतनी जाति नहीं देखी जाती है, शहरों में तो आजकल बहुत आर्य, कम जाति देखी जाती है। बिल्कुल आजकल आर्य समाज भी एक अपने एक आंदोलन शुरू किए हुए हैं। हाँ, जिस नहीं, आर्य समाज की तो शुरू से ही उसी अर्थ पर स्थापना हुई थी कि उसमें कोई जाति का कोई भेद नहीं रहेगा। कोई वहाँ तो सबको आर्य टाइटल दिया जाता है, महिलाओं को आर्या दिया जाता है, तो वे सब शादी करते हैं, जाति वाति नहीं मानते कुछ भी। इसके दूसरे कड़ी में मैं एक देखना, उसी पर कड़ी में मैं जोड़ के प्रश्न पूछना चाह रहा था कि क्या असल में हमारे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? इसी के कड़ी में मैं जानना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत उसके बैकग्राउंड में छेड़ने के लिए कोशिश की। क्या असल में हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन सकता है? मतलब पॉलिटिकली ना? पॉलिटिकली, या अब पॉलिटिकली हिंदू राष्ट्र बन सकता है एक अर्थ में, जबकि यहाँ पर या तो मुस्लिम विरोध छोड़ दें। ठीक है, ठीक है। एक शर्त तो यह है, या फिर मुस्लिमों के लिए फिर इसे एक अलग राष्ट्र दे दिया जाए। ठीक है। समझे? और वो मुसलमान सब मानेंगे ही। मुसलमानों के रहते हुए तो मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों के रहते हुए जो है ये संभव है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करती हैं, उनके रहते तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे संभव हो पाएगा। इसकी कड़ी में दूसरे प्रश्न में पूछना चाहूंगा। क्या ठीक है भाई, आपने मुसलमान वो एक अलग बात है कि आप वोट के लिए, जैसे मतलब भाजपा ये कर रही है या कोई भी कि भाई वोट के लिए कह रही है, हिंदू राष्ट्र की बात बुलंद कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ जुडिशियरी भी जो है बहुत हावी है। नहीं, भारत में जुडिशियरी बहुत हावी है, और जैसे पाकिस्तान में सेना है ना, उसी तरह से यहाँ की जुडिशियरी भी है। बस अंतर यही है कि उनके पास वेपन्स है, इनके पास वेपन्स नहीं है। अन्यथा ये भी उतने ही खतरनाक है, तो ये कभी भी नहीं होने देंगे। ये तो अपने हिसाब से पूरे देश को चलाना चाहते हैं, और बहुत चला भी रहे हैं, तो ये नहीं ऐसा होने देंगे। हमें नहीं लगता है कि जुडिशियरी यहाँ की जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनने देगी। नहीं, मैं इस प्रश्न को इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि भाई मान लीजिए, तो मैं तीन विरोधी देख रहा हूँ, ध्रुव विरोधी। एक जुडिशियरी, दूसरा विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस, सपा जो मुस्लिम वोट के लिए परेशान है, ममता बनर्जी वे साहब, और तीसरे मुसलमान खुद। मान लीजिए आपके प्रतिकूल ही सारी घटना हो गई कि भाई मुसलमानों ने विरोध छोड़ दिया, सारी पक्षीय विपक्ष ने भी, जुडिशियरी ने भी मान्यता दे दी। क्या अन्य जो सिख है जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ये सब छोड़ देंगे तो वे सब मान जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, खालिस्तानी उन सबको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि ईसाइयों को भी उतनी दिक्कत नहीं है उनको भी दिक्कत ईसाइयों को, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं है जितनी मुसलमानों को है। ईसाई को ठीक है, वो अलग वर्ग है, किंतु मैं सिखों की बात कर रहा हूँ। क्या सिख इसको स्वीकार करेंगे? हाँ, सिख स्वीकार कर लेंगे। अब एक दो कुछ मतलब 1-8% जो खालिस्तानी एलिमेंट है उनकी बात छोड़ दीजिए। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उस तरीके से अलगाववाद नहीं छेड़ेगा। हाँ, तो वो 1-2% तो किसी में भी रहता है, वो हिंदुओं में ही रहेगा जो कहेगा नहीं बनने देंगे। हाँ, मैं 1-2% संदर्भ में भी कहूंगा कि 1-2% जो है ना, तो वो हिंदुओं में भी रहेंगे, लेकिन सवाल उठता है प्रभावशाली वर्ग रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका महत्वपूर्ण है। 1-2 हिंदुओं में विपरीत रह के कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन कुछ लोग, लेकिन 1-आधी% जुडिशियरी में बहुत बिगाड़ लेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपके प्रतिकूल ही मैं समझाने की कोशिश। मान लीजिए एक काल्पनिक घटना में ये सब आपके अनुसार ही ये सब उन्होंने विरोध छोड़ दिया वगैरह, किंतु दो मैं पक्ष देख रहा हूँ जो एक मांग अपनी कर सकती है। जैसे कि मैंने खालिस्तानी की एक बात कर दी, जैसे दूसरी एक है जो अम्बेडकराइट, जिसको अपने आप को अम्बेडकराइट तो दशमलव में है, उनकी तो बातें छोड़ दीजिए। दशमलव वाले क्या कर लेंगे?
क्या वो बहुजन राष्ट्र नहीं मांग करेंगे अलग? अरे वो क्या तो बौद्ध ट्राइबल? राष्ट्र की बात करने लगेंगे, उनकी तो बातें छोड़ हाँ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल तो वो तो बौद्ध राष्ट्र की बात करने लगेंगे, वो तो बिल्कुल अम्बेडकर राष्ट्र बिल्कुल। की बात करने मैं लगेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये दशमलव वाले जो है कुछ भी बात कर रहे हैं, उनको कौन वैल्यू है? उस तरह से तो उस तरह तो कोई ना कोई हर एक में करने लगेगा खिलाफ में। तो ये नहीं, दशमलव से मतलब तीसरी नहीं बात। होता है। जब 99% राजी हो जाएगा ना, तो बाकी ये सब 1% का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। नहीं, तीसरी एक जो हमारे ही अंदर जो एक वर्ग है, जैसे कि एसटी वर्ग, जैसे कि ट्राइबल वर्ग, क्या ट्राइबल इसको स्वीकार करेंगे? हाँ, ट्रैवल स्वीकार कर लेगा, ट्रैवल को कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ ना। ट्रैवल को कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवल तो सहमत है और खुश है, सहमत ही नहीं है, खुश है। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट की बात अम्बेडकराइट जो हैं, नव बौद्ध जो हैं, जो घृणा पर चलते हैं, हिंदू घृणा पर जो जी रहे हैं अपने के एजेंडा के तहत, वे तो नहीं मानने वाले हैं। बिल्कुल। तो वे तो नहीं मानने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ट्राइबल, हमारे जो ट्राइबल है उसकी बात नहीं नॉर्थ करना। नॉर्थ ईस्ट वाले उतने वो नहीं वो करेंगे, कि जब तक उनको घृणा के लिए कोई फंडिंग नहीं दे दी जाएगी ना, तब तक वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपने से। उनको फंडिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां से इंस्ट्रक्शन होगा भाई, इटली से और अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, तो बात दूसरी है। जी। मैं अपने पिछली एक बात जो रह गई थी, जैसे कि मैं जो रिजर्वेशन की जो बात कर रहा था, उसके थोड़ी अंतिम जो बच गई थी पॉइंट्स, उसको मैं जोड़ना चाहूँगा। रिजर्वेशन की जो हम असली विरोध क्यों कर रहे हैं, उसके विचार में मैं कुछ कह रहा था। जैसे कि जो आज के समय में उस टाइम पे जो रिजर्वेशन आंदोलन चला, उस टाइम पे जो सवर्ण वर्ग में आते थे, जैसे कुछ उपजातियां जातियां, जैसे कि आहिर हो, जाट हो इत्यादि हो, वो एक समय पे जनरल कैटेगरी में आते थे। किंतु जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ, उन्होंने भी अपने आप को ओबीसी में जोड़ दिया। कायस्थ भी अपने आप को ओबीसी वर्ग में उन्होंने जोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि जब इतने सारे वर्ग अपने अपने हिस्सेदारी के जो मांग कर रहे हैं, इसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है ये होगा कि आगे की समय में वो लोग एससी कैटेगरी में अपने जो रिजर्वेशन है उनकी मांग करने की कोशिश करेंगे। जैसे जाट वगैरह भी, जाट आहिर जो भी हो, वे लोग एक समय में एक जनरल कैटेगरी थे, किंतु उनके जो उपजातियां थी, जैसे कि यादव दूसरे क्षेत्र में शायद एससी कैटेगरी में आते हैं, उनकी अपनी एक उपजातियां हैं। जैसे कि हरियाणा इत्यादि में वो उनकी जो कास्ट है उनमें लैंडलॉर्ड ज्यादा है, उनकी जमीनी जो किसान है वो समृद्धि है। जैसे कि पूर्वांचल आते आते आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अलग यादव या अलग उपजातियां आएंगी। और दूसरी बात यह है कि जो अंबेडकर ने शायद नहीं सोचा होगा, आजकल के जमाने में ये हो रहा है कि फर्जी जो कैस्ट सर्टिफिकेट है वो बना के लोगों ने सरकारी नौकरी पाने की एक करप्शन पैदा हुआ इसके कारण। तो आगे की राजनीति में जो एक मांग कैस्ट सेंसस करके जो एक मांग आ रही है, तो इसको आप किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अम्बेडकर के समय में जी, तो उस समय मतलब देश की स्थिति बहुत खराब थी, गरीबी भी थी और सभी में गरीबी थी, कुल देश में ही। तो और जो ये सब जो पिछड़ी जातियां थी, और जिसको कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रूप में कहा गया, ये लोग तो बहुत ही खराब हालत में थे।
तो इनके लिए जो प्रावधान उन्होंने किया उस समय तत्कालिक मांग थी और वह उनको सुविधा देने का एक अच्छा माध्यम भी था। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उस समय दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया गया। खाली बिल्कुल बिल्कुल एक मतलब जैसे तात्कालिक अरेंजमेंट होता है ना, जो उन लोग के दिमाग में था कि भाई इसको ये दे दिया जाए, तो उसके परिणाम दुष्परिणाम मतलब पूरे बहुत विवेचना उसकी नहीं की गई कि इसका क्या इफेक्ट होगा। भाई इतने ही बिल्कुल परसेंट लेते रहेंगे तो फिर उन्हीं के बच्चे लेते रहेंगे, फिर अन्य का क्या होगा, नौकरियां बिल्कुल इतनी कम है। हाँ, बिल्कुल और फिर इनकी प्रतिभा का विकास कैसे होगा कि इनकी अन्य जगह मांग हो। तो बिल्कुल उतना उस पर नहीं सोचा गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे उसकी खामी नजर आने लगी रिजर्वेशन बिल्कुल की। और बिल्कुल ये भी माना जाएगा कि ये रिजर्वेशन जो है, जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है उन्हीं के विकास के लिए ये बाधा हो गई। बिल्कुल हाँ, कुछ लंबे समय में मान लीजिए कुछ चंद लोगों ने कुछ लाभ भी उठाए, उनको फायदा हुआ, बिल्कुल लेकिन अधिकतम जो संख्या है वो तो ऐसे ही रह गई, उसी की उसी तरह रह गई। और उसके लिए कुछ ये भी प्रावधान नहीं किया गया कि भाई जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो कम योग्यता के बावजूद नौकरी दी जा रही है, तो उनकी तनख्वाह में कम से कम कुछ काट लिया जाए। और बिल्कुल और उसकी तनख्वाह को काट करके जिन लोग को नहीं मिल पाया है उन्हीं के वर्ग में उनको कम से कम वो एक दूसरी फैसिलिटी दे दी जाए उसके पैसे से, जिससे कि वो कुछ रोजगार भी कर सके। हाँ, हम्म, तो इस तरह का बिल्कुल प्रावधान नहीं किया गया, न आज भी नहीं किया गया है। बिल्कुल तो यह एक बहुत आवश्यकता थी। और जैसे जैसे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सोचा गया इसको, कि हम अपनी प्रतिभा को इस स्तर पर विकसित करें कि इसके पूरे दुनिया में हर जगह मांग हो जाए, ये हमारे लिए बोझ ना बने। और सरकार बिल्कुल में इतनी नौकरियों का सृजन कहाँ हो सकता है। हाँ, तो इतना नहीं सोचा गया। उस वक्त जो है मॉडल जो है सोवियत संघ का मॉडल और चीन का मॉडल, यही सब मॉडल जो है चलता रहा। लेकिन बिल्कुल बाद में जो सब पता चला कि भाई चीन तो ऐसा कोई आरक्षण दे नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल और सोवियत संघ में भी इस तरह का कोई आरक्षण सिस्टम रहा नहीं, और उसकी जो है ऊपरी ऊपरी नकल कर लिए कि हम लोग बिल्कुल की जो है इंडस्ट्री ऐसे ऐसे हम लोग बना लेंगे, उसमें खूब सार्वजनिक नौकरियां होंगी। और सार्वजनिक बिल्कुल संस्थान के भट्ठे ही बैठ गए, सबको प्राइवेटाइज करना पड़ गया लाचारी में। और अब बिल्कुल प्राइवेट कंपनियां हैं जो है उनको हाँ रखना नहीं हाँ चाह हाँ रही हैं, भाई कम प्रतिभावान हाँ को क्यों रखें वो। और नहीं आप अगर आप फोर्स करना चाहेंगे, जैसे रामविलास पासवान ने कहा था कि हम लोग जो है ऐसा नियम बना देंगे कि प्राइवेट कंपनियों को भी हाँ जो आरक्षित वर्ग के लिए बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग को रखने का तो रख लेंगे, लेकिन इनके कारण जो हमें नुकसान होगा वो सरकार को अपने बजट से देना पड़ेगा। हाँ, नहीं आपने तो एक दो चीज को आपने मैं और आपकी सारी बातों पर आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये जो है यह उतना फंक्शनल नहीं रहा जितना कि ये प्लानिंग किया गया था कि इस तरह से इनको फायदा पहुंच जाएगा। हाँ, कुछ लोगों बिल्कुल को जरूर फायदा पहुंच गया, और बाकियों में क्या पहुंचा, आशा। हाँ, बाकियों में सिर्फ एक आशा कि भाई हम लोग को मिल रहा है, हम लोग को मिल देगा, मिलता रहेगा। ये नहीं देख रहे कि नौकरियां घटती जा रही है। और तो और अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा ना, तो आशा जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये तो अभी सब रोबोट्स जब आएंगे तो इनका वो भी नहीं रहेगा। तो ये सब तो ये नेता बता नहीं रहे हैं, खाली एक झूठी आशा दे दिए, इतना परसेंटेज। अरे तुम संख्या बताओ कितना दिए, परसेंटेज छोड़ दो। संख्या बिल्कुल बताओ कि तुम कितने को दिए और कितने को नहीं दे पाए, आज तक कितने बाकी है, तो वो बताओ, वो तो बता नहीं पा रहे हैं। अब रही बात की जो आपने कहा कि भाई ये ओबीसी क्लास जो है, ओबीसी तो क्लास है, वो तो कोई जाति तो है नहीं। वो तो कहीं पर कोई जगह कहीं कहीं पर ब्राह्मणों को भी मिला हुआ है आरक्षण, कहीं क्षत्रियों को भी मिला हुआ है। तो वो जहाँ पर पिछड़े हैं एजुकेशनली और कल्चरली और ये सब सोशली, तो वहीं पर जो है उन लोगों को दे दिया गया इस तरह से। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो अब इन लोगों को क्या हो रहा है कि अब जो आपने कहा कि जाति जनगणना होगी, तो उसमें कोई भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है, निश्चित भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं स्वयं ही जानता हूँ कितने लोगों को जो जिन लोगों ने इस तरह से कांड कर दिए हैं। अब पैसे दे करके तो यहाँ सर्टिफिकेट बन जाते हैं। अब बन जाता अब क्या भाई, शहर में जो रह रहा है वो कहेगा कि मैं इस जाति का हूँ, तो आप क्या कहेंगे, क्या इस जाति के नहीं हो? तो कैसे आप सिद्ध करेंगे? वो तो घूस दे करके बनवा लिया। एक तो मशहूर यहाँ आधार कार्ड बन रहा है, तब तो ये बन रहा है, तो इस तरह से तो बन ही जाएगा, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है कि नहीं बनेगा। तो जो एक होशियार मशहूर लोग हैं वो केस अपना बना लेंगे। आपने एक मशहूर केस आज हाल ही के दिन में आपने एक सुना होगा, जैसे कि समीर वानखेड़े करके जो हाँ 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 हाँ, जो हाँ सुना था, जो उसमें वहाँ जो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में था ना, वो अधिकारी था।
अधिकारी थे वो मुसलमान पहले थे, उनकी माता, तो उसी के अनुसार उन्होंने बाद में कन्वर्ट कर लिया एससी सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये सब कंफ्यूजन आज भी हो रहा है। आज के समय में आपने जो कहा कि जो प्राइवेट में रिजर्वेशन लाने की कोशिश हो रही है, जो हो चुकी है अनेक राज्य में, झारखंड में हुआ है, बिहार में हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। 75% आरक्षण देने के लिए एक बिल भी पारित हो चुका है। महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ था, जैसे कि अपर लिमिट मराठा जो मराठा लोग हैं उनके लिए भी एक आरक्षण लाने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार उस टाइम पे भी उन्होंने इस तरीके की कोशिश की थी। किंतु अंततः ये होगा कि जब जाति जनगणना सच में होगा किसी भी राज्य में, किसी भी इसमें, जब भी एक संख्या जो उनकी सेंसस बाहर आएगी, तो जाति के ओबीसी के वर्ग में ही एक राइवलरी शुरू हो जाएगी कि हमारी संख्या इतना है, हमारी संख्या फलाना है। इसी कारण से वो शायद उसमें ये भी होगा कि भाई हमारी जाति को इसमें घुसा दो, हमारे को शेड्यूल कास्ट में घुसा दो, कोई कहेगा नहीं नहीं हमारे को शेड्यूल ट्राइब में घुसा दो, हमारी जाति को। ये सब चिरकुट वाला काम चलता रहेगा लोगों को बहकाने का। इसके आगे अब राजनीति ये हो रही है कि मुस्लिम जो पसमानदा है उनको भी रिजर्वेशन लाने के लिए एक प्रस्ताव सोचा जा रहा है। उनको भी एक ऐसी कैटेगरी में उनको शामिल करने के लिए एक चर्चा भी चल रही है। और जैसे कि जो क्रिश्चियन हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, जिन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, किंतु उनको डबल फायदा हो रहा है इससे। जो एससी कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन है और माइनॉरिटी के रिजर्वेशन भी उनको उपलब्ध हो रही है। इस तरीके से आपको कन्वर्जन भी आगे इस तरीके से लोग कन्वर्ट करके भी रिजर्वेशन पालेंगे। नहीं, आप ऐसे डबल रिजर्वेशन नहीं ले सकते, ये नियम नहीं है कि आप माइनॉरिटी में भी ले लेंगे और आप एससी में भी ले लेंगे। वो नहीं ले सकते एक साथ। कन्वर्ट होने के लिए वो डिस्क्लोज नहीं करेगा ना अपने क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हुआ है वो अपने आप को दलित ही मानेगा। इस तरीके से एक दलित मानेगा तो दलित वाले में आरक्षण लेगा ना, वो माइनॉरिटी में थोड़ी आरक्षण ले सकता है। किंतु इस तरीके से कह रहा हूँ कि जब कन्वर्ट होगा क्रिश्चियन स्कूल में या जो भी उनकी हॉस्पिटल होती है, जो इलाज उनको किया जाता है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था होती है। जो जैसे कि कॉस्टली जो किडनी हो, इस तरीके से जो भी एक बीमारी होती है, उनके लिए क्रिश्चियन मिशनरी वाले लोग उनके लिए इलाज अलग तरीके से करवाते हैं। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन और हेल्थ वाइज भी। हाँ, वो तो खैर वो अपना भाई उनके धर्म में कोई चला गया है तो वो अपना जो फैसिलिटी देना चाहे दें, उसमें कौन क्या रोक सकता है। उसमें तो चाहे तो एक को करोड़ों दे दें, कौन मना। किंतु दूसरे है ना, पसमानदा तो आपने शब्द आजकल सुना होगा ना। हाँ, मैं सुना हूँ, बहुत पहले से सुना हूँ। हाँ, इनके ऊपर भी क्या है, पसमानदा वैसे समझ लीजिए कि जैसे वो भी एक दलित है, समझ लीजिए मुसलमानों में। दलित मुसलमानों के भी एक आरक्षण की मांग हो रही है आजकल राजनीतिक। तो दे ही क्या सकते हैं, नेता लोगों के पास और है ही क्या देने के लिए, बताइए। अब उसी में वो वही 50 सीट में है, वो 50 को क्या 1000 को भिड़ाते रहे 10 में आरक्षण दे करके। उनके पास और इसके अलावा कोई झुंझुना के अलावा और कुछ नहीं है देने के लिए। यहाँ पे प्रश्न उठता है, जो लेने के लिए मार कर रहे हैं वे, मैं समझता हूँ कि अपना समय और ये शक्ति सब गवा रहे हैं। बेहतर शिक्षा कैसे मिल सके, कैसे योग हो सके और कैसे बिजनेस में आगे बढ़ सके, उसके लिए सरकार कौन सी फैसिलिटी देती है, कितना पैसा देती है, इन सब की मांग करनी चाहिए जो कि रियल वैल्यू है। हाँ, उसकी नहीं मांग करके वो फालतू का कि तुमको इतना रिजर्वेशन दे देंगे, इतना परसेंटेज दे देंगे। अरे तुम 100 सीट तो निकाल रहे हो वैकेंसी, वो भी कई वर्षों में इतना तो वैकेंसी नहीं निकली है। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कई वर्ष हो गए वैकेंसी नहीं निकली है।
कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उनको हाँ, सारे जो लेवल है वो वन। ठेकेदारों को दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कि कौन यहाँ इनको बैठा करके बिना मतलब का। और सरकार में देखा जा रहा है कि जिनको नौकरी मिल जा रही है ना स्थायी, वो तो और काम नहीं कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले ज्यादा काम कर रहे हैं, तनख्वाह भी कम ले रहे हैं, काम भी ज्यादा कर रहे हैं, बात भी ज्यादा मान रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। और, इसलिए और हर समय जो है एकदम खड़े रहते हैं टांग पर अलर्ट मोड में, कब मालिक का क्या आदेश आ जाएगा। और जहाँ बिल्कुल सरकारी बिल्कुल। हुए फिर तो वो डीएम को भी कुछ नहीं समझता। हाँ, कहता है कि हमारी तो नौकरी चले जाएंगे वहाँ, कोर्ट में केस कर देंगे तुम्हारे खिलाफ में। तो इसीलिए सरकार जो है बहुत कम वैकेंसी निकाल रही है, बहुत अनिवार्य जो है ना उसी बिल्कुल की बिल्कुल वैकेंसी निकाल रही है। और धीरे धीरे आप देखना ये प्राइवेटाइज होता चला जाएगा, संविदा बिल्कुल पर बिल्कुल। सारे रखे जाएंगे और धीरे धीरे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को दे देंगे। न्यूनतम से न्यूनतम जो है कर्मचारी रखे जाएंगे। हाँ एक और चीज ये है कि उसमें भी जो डी कैटेगरी या सी कैटेगरी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, हाँ उन सब को भी एक नियुक्ति नहीं हो रही है। तो इसके जो परिणाम है, इसके कारण से एक भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, जैसे कि घूस दे के ब्राइब करके अधिकारियों को ठेके जो एक कॉन्ट्रैक्ट है उनको एक्सटेंड किया जाता है कुछ महीने और उनको हाँ हाँ तनख्वाह हाँ देने के लिए। हाँ कई जगह सैलरी भी रोक करके उनको बंधुआ नौकर हाँ, की बिल्कुल तरह बिल्कुल उसको बिल्कुल। रखा जाता उससे तो है। उनको और फायदा हो गया है, उसे अस्थायी रूप से एक जो घूस का जो है वो साधन बन गया है कि बिल्कुल। कोई पैसा और देगा तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा।